अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नॉवल मैं मोहब्बत और तुम, सेकेंड एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम रोड पर भाग रहे थे। अरे पैदल नहीं, गाड़ी में। बड़ी वाली गाड़ी को जुनैद चला रहा था। फ्रंट सीट पर इनायत खातून बैठी हुई थी, पीछे मैं और आपी। इनायत खातून की फरमाइश पर लता की आवाज़ में आपकी नज़रों ने समझा चल रहा था। यही गाना सनम पूरी की आवाज़ में चला देती तो अच्छा नहीं था। मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और अपना मोबाइल निकालकर हैंड फ्री लगाकर अपने गानों में गुम हो गई। शीशों के पार दूर से बहरी जहाज के डिज़ाइन पर बना गीगा मॉल नज़र आ रहा था। और ये लॉकडाउन का ही असर था कि मौसम साफ था। दूर दूर से हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। पहाड़, आसमान, बादल, परिंदे, रास्ते साफ। बस एक चीज़ को देखकर दुख हो रहा था, गरीब यहाँ पर भी भीख मांग रहे थे। इस मामले में इस्लामाबाद भी लाड़काना ही बना हुआ था। इतने बड़े मॉल में इनायत खातून ने ढूंढ ढांड के अपने घर की सारी ज़रूरत की चीज़ों को ट्रॉली में भर लिया तो मैंने आपी का हाथ पकड़ा। आपी चले ना, मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें देखनी है। इससे पहले कि इनायत खातून सामान का बिल करवाने काउंटर पर जाती, मैं अनादिया आपी को खींचती हुई एक तरफ ले जाने लगी थी कि तभी इनायत खातून की आवाज़ आई, अनादिया बेटा तुम थक गई होगी, आओ चले। एक तो मनहूस मारू ने बैठने के लिए सीटें भी नहीं रखी। इंसान चल चल के थक ही जाता है। मेरे सामान लेने की बारी आई तो थकने लगी। मैं इनायत खातून को पूरा नज़रअंदाज करती अनादिया आपी का हाथ पकड़े उस तरफ चलने लगी। आज पूरी शॉपिंग करते वक्त जिन जिन चीज़ों को मैं अब तक ललचाई नज़रों से देखती रही थी उस तरफ चली आई। कम शॉपिंग तो जुनैद ने भी नहीं की थी, ख़ास तौर पर टी शर्ट्स और शॉर्ट्स। अच्छा तो कमबख्त यहाँ से लेता है। मेरे लिए भी कुछ रंग बिरंगी पैंटें थी जिन पर मेरी कब से नज़रें थी और मैं ये मौका खोना नहीं चाहती थी। फिर मैं रुकी नहीं। रंग बिरंगी पैंट्स, फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, ब्लीच क्रीम और भी ना जाने क्या क्या लेकर जब मैं काउंटर पर पहुंची तो इनायत खातून मूड ऑफ किए बहस कर रही थी। मैंने जल्दी से अपनी चीज़ें ट्रॉली के अंदर रख दी कि कहीं मेरी चीज़ें देखकर इनायत खातून का बिगड़ा हुआ मूड और न बिगड़ जाए, और जुनैद को देखने लगी जो बिगड़े मूड के साथ इनायत खातून को देख रहा था। मैं इसीलिए नहीं आता आपके साथ। क्या हुआ? मैंने आपी को टहोका दिया। वही जो हमेशा आखिर में होता है, किसी न किसी चीज़ पर बहस। अनादिया आपी ने बताया, ऐसे ही तो लूटते हैं। देखो तो इतने बड़े बड़े हुरूफ में लिखा है कि ये चावल 120 रुपये किलो है, तो बिल में 150 रुपये लिख दिए। हम लोग ना देखते तो लुट जाते। पता नहीं कितने लोग ऐसे लुट जाते होंगे, मगर मेरे असद के पैसे फालतू नहीं हैं जो ऐरे गैरों को दे दूँ। वो बगैर किसी लिहाज के बोले जा रही थी। फिर बुरा हुआ जो उन्होंने मेरी चीज़ों को घूरना शुरू किया। हम ये शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते। इनायत खातून ने जाकर मेरे ही पसंदीदा शैम्पू ब्रांड पर एतराज़ किया और उठाकर काउंटर पर पटका। मैं चीखी और इससे पहले कि वो मेरी एक एक चीज़ उठाकर फेंकती, मैंने अपनी चीज़ें आगोश में भर ली, जैसे मुर्गी अपने चूज़ों को परू के अंदर भर लेती है, और दूसरे काउंटर पर रख दी। अरे तो शैम्पू तो घर पड़े हैं इतने सारे, अभी लिए भी हैं, फिर क्या ज़रूरत है एक नए शैम्पू की तुम्हें? इनायत खातून बोली, मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। आपके शैम्पू 2 हफ्तों से इस्तेमाल कर करके मेरी बाल चिड़िया का घोंसला बन गए हैं। और मैंने एक नहीं 2 शैम्पू लिए हैं, एक कंडीशनर भी। मैंने भी ट्रॉली में पड़े शैम्पू और कंडीशनर्स उठाकर उनको दिखाकर दांत पीसे, और आपी की लाख मना करने के बावजूद अपना बिल मैंने खुद पे किया और अपने शॉपर लेकर कोने में खड़ी हो गई। अनादिया आपी को शायद बुरा लगा था इनायत खातून का मेरा शैम्पू पटकना। फील तो जुनैद ने भी किया था, तभी वो असद भाई के पैसों से बिल देना चाहती थी, मगर मेरे इनकार करने पर नाराज़ हो गई। वैसे बिल इतना ख़ास ज़्यादा नहीं आया था, बस 4,800 रुपये ही तो था, जबकि असद भाई ने मेरे लिए उन्हें 10,000 रुपये दिए थे मुझे कुछ लेकर देने के लिए। उनसे तो मैं पूरे 10,000 रुपये खर्च करवाऊंगी, वो भी कपड़ों पर और सिलाई पर। मैंने फ्लैट के अंदर टेलर की शॉप देख रखी है, पूरे 10,000, बल्कि उससे भी ज़्यादा खर्च करवाऊंगी। फिर इनायत खातून की ज़रूरत का सामान खरीद कर
हम घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी और दरवाजे पर ही उन्होंने हमें स्प्रे किया। जूते उतरवाए, अबाए उतरवाए, फिर मशीन में डालकर धोए। जुनैद मुझे और आपी को नहाने की फ़ौरन हिदायत दी। जुनैद मुझे और आपी को नहाने की फ़ौरन हिदायत दी और ख़ुद भी जाते वक्त बोली, सुकून से नहाना। उस दिन इनायत खातून के साथ शॉपिंग करके मैंने तौबा कर ली थी। आइंदा इनायत खातून के साथ शॉपिंग पर नहीं जाना, पैसे मुझे ही भरने पड़ेंगे। कुछ अमीर लोगों के दिल बड़े तंग होते हैं, जैसे इनायत खातून। हाँ, जिनकी 10 भैंसें हैं, जिनके दूध का हिसाब हर महीने उनके पास आता है। अरे हाँ भाई, वो किसी की मोहताज नहीं, माशाल्लाह शुरू से ही कपड़ों और पर्स की शौकीन है। जिस ब्रांड में जाकर इंसान प्राइजेस देखकर भाग आते हैं, जैसे कि मैं। इनायत खातून वहाँ से शॉपिंग करती हैं। जी हाँ, वो ब्रांडेड कपड़े पहनती है और बड़े बड़े ब्रांड के पर्स इस्तेमाल करती है, रखने भले सिगरेट और छालियाँ ही क्यों ना हो। चप्पलें भी ब्रांडेड पहनती थी, जो फुप्पो वाले ब्रांड, स्टाइलों से नहीं, उस ब्रांड से तो सबको नफरत ही हो गई है। वैसे देखा जाए तो इनायत खातून बड़ी खूबसूरत औरत थी। कमर से नीचे जाते सुनहरी काले सफ़ेद कलर के घुंघराले बाल उनकी खूबसूरती की निशानी थे। वो कलर नहीं मेहंदी लगाती थी, तभी सब उसे सुनहरी बालों वाली औरत कहते थे। उनका रंग साफ था, बड़ी बड़ी आंखें, पतले छोटे छोटे होंठ, खड़ी नाक, छोटी पेशानी और थोड़ी सी लंबी थोड़ी, लंबा कद। और इस उम्र में भी ना मोटापा, ना पतलापन, ना शुगर, ना दिल की बीमारी, ना ब्लड प्रेशर, ना जोड़ों में दर्द, ना नज़र कमज़ोर। मजमूई तौर पर वो बड़ी सेहतमंद और ख़ूबसूरत औरत थी। हाँ, 2 खामियाँ थीं, हद से ज़्यादा सफाई पसंदी और ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस। असद भाई की क्रेडिट कार्ड्स तो उन्हीं के पास पाए जाते थे। अपने पैसे पता नहीं कहाँ खर्च करती थी, सारा खर्चा तो असद भाई ही करते थे। गाँव से ज़मीनों का हिसाब किताब आता था और जुनैद और असद भाई के अलग अलग अकाउंट्स में जमा होता था। अली गौहर साहब इस मामले में बड़े स्टेट थे, दोनों को बराबर का हिस्सा देते। हमारे चाचा की तरह नहीं, जो हमारे बाबा का आधा हिस्सा खाकर बैठ गए और डकार भी ना ली। हुआ यूँ कि दादा के इंतकाल के बाद चचा सारी ज़मीनें संभालते रहे। इस ज़माने में बाबा यूनी में पढ़ रहे थे और जब उनको टीचर की नौकरी मिली, वो शहर के घर में शिफ्ट हुए। फिर शादी की, फिर हम हुए, तो चचा ने सारा हिसाब किताब करके बाबा की पढ़ाई का हिसाब, उनकी शादी का खर्चा, उनके शहर वाले घर का हिस्सा और अपनी मेहनत का काट फूट के छोटा सा ज़मीन का हिस्सा पकड़ा दिया, जिसको बाबा ने सब्र शुक्र के साथ ले लिया। और वो ज़मीन बेच के बाबा ने शहर में दुकानें वगैरह ली थी, जिनका किराया हर महीने हमें मिलता रहता है। और बाबा की सब्र ने हमारे हालात में बेहतरी दिलाई और माशाअल्लाह हमें इज्जत मिली। बाबा की तरक्की हो गई। आज वो बॉयज़ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आते जाते सब उन्हें सलाम करते हैं। आधे शहर के लोग तो उनके शागिर्द रह चुके हैं। उनकी दानाई और अक्लमंदी की वजह से लोग उनसे मशवरे मांगने आते हैं। मेरे बाबा बेहद शफीक इंसान और बहुत इज्जत करने वाले शौहर और बेहद मोहब्बत करने वाले वालिद हैं। अल्लाह उन्हें हयाती दे। हमारे हिस्से खाकर भी चचा ने डकार भी ना ली थी कि फुप्पो अपना हिस्सा लेने मैदान में कूद पड़ी। 7 पुश्तों में ऐसा ना हुआ था कि किसी औरत ने अपना हिस्सा मांगा हो और फुप्पो ने अपना हिस्सा लेकर दोनों भाइयों की नज़रों में इज्जत गंवा दी थी। पहले तो चचा ने हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया, फिर बाबा और ख़ानदान के लोगों के समझाने पर उन्हें हिस्सा दे दिया। चचा ना देते मगर फुप्पो के कोसने और बददुआओं से डर कर देना पड़ा और तब से आज तक वो दोनों नाराज़ हैं। फुप्पो ने उसी हिस्से से पजेरों ली थी। बाबा समझा समझा कर थक गए कि अपना घर बेहतर कर ले, टूटे सोफे चेंज करवा ले, फर्श सेट करवा ले, टूटी छतें ठीक करवा ले या उस एक वॉशरूम की छत ही डलवा ले। वॉशरूम की छत ना होने की वजह से धूप में सड़ती रहती थी और सावन में नहाते वक्त पानी की ज़रूरत ही ना पड़ती थी। कुदरत उनके ऊपर पानी फेंकता रहता, वरना उनके पास तो वाटर सप्लाई भी ना था। इस शहर का ये इकलौता वाहिद घर था जिसमें टंकी ही ना लगी थी, बस एक नलका हैंड पंप लगा हुआ था, जिसका पानी ऐसा खारा था कि किसी काम का ना था। इसीलिए नहाने और पीने के पानी के लिए वो रिक्शे वाले से पानी खरीदते थे। ऐसा नहीं कि वो गरीब हैं, खाते पीते लोग हैं, मगर उन्हें खुद ही इन चीज़ों से दिलचस्पी ना थी। चचा से हिस्सा लेकर वो अपनी इज्जत गंवा बैठी
मगर चचा के साथ भी कुछ अच्छा ना हुआ। अपने इकलौते बेटे के पीछे सब कुछ गंवा दिया। पहले इस्लामाबाद भेजा, ढेरों पैसे बर्बाद किए, पढ़ ना पाया। फिर उसे बहावलपुर भेज दिया, वहां भी पढ़ ना सका। फिर ले दे के उसे सीधा लंदन भेज दिया। जो पाकिस्तान में ना पढ़ा वो लंदन में क्या पढ़ता। लंदन वालों ने उसे पहले महीने ये कहकर भेज दिया कि पहले इंग्लिश स्पीक कराओ। तब से हम सुन रहे हैं कि वो बैरिस्ट्री पढ़ रहा है। हर वक्त तो अपने गांव में होता है, कभी हमने सुना तो नहीं कि वो कहीं पढ़ने गया हो। ना लाड़काना में ऐसी कोई यूनी है जहाँ बैरिस्ट्री पढ़ाई जाती हो। शायद चचा ने गांव वाले घर में यूनी खोल दी है उसके लिए। हमें आज तक पता नहीं चला कि उसने कब मैट्रिक पास किया, कब इंटर पास किया। ये ज़रूर सुना है कि बैरिस्ट्री पढ़ रहा है, और बैरिस्ट्री करने के लिए मैट्रिक और इंटर करना ज़रूरी नहीं, बकौल मेरी चाची। वाओ, पाकिस्तान वाकई कितनी तरक्की कर गया। काश मैं भी बिना मैट्रिक और इंटर किए मेडिकल में चली जाती, बिल्कुल उनकी बेटी की तरह। 5 साल तक घर में बैठी रही, कॉलेज की कभी शक्ल नहीं देखी, और अब सुन रहे हैं कि वो मेडिकल पढ़ रही है। और अब कितने पैसे ज़ाय करने के बाद लोग बाबा का हक खाकर इस साल चाचा बाल बच्चों समेत कराची शिफ्ट हो गए हैं। तो आप ही की शादी के बाद अम्मी बाबा ने उम्रे का प्लान बनाया। मुझे ले जाने के लिए तैयार ना थे, मगर मैं भी तैयार हो गई, क्योंकि मैं बिल्कुल भी फुप्पो के घर रहने के लिए तैयार ना थी। तौबा तौबा, वो भी कोई घर है। मैंने तैयारी पकड़ी, और जैसे ही चचा को पता चला वो भी बाल बच्चों समेत तैयार हो गए। खाली उम्रे की बात होती तो शायद वो ना चलते, मगर हमें दुबई भी रहना था। वो वहीं जाने के लालच में हमारे साथ निकले। तय ये पाया कि वो अपना खर्चा खुद करेंगे, और हम अपना 30 दिनों का हमारा उम्रा था जो हमने बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ अदा किया। खूब इबादतें की, मुक़द्दस जगहों की ज़ियारतें की, कितनी खूबसूरत और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी देने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, और आने वाली ज़िंदगी की खुशियों के लिए दुआएं की। और यही वजह है कि 1 साल गुजरने वाला है, और अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। हमारी इबादतों में और तेज़ी आ गई है। कुर्बानी, ज़कात, रोज़े बाकायदगी से होने लगे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, तो उम्रे के बाद दुबई गए। चचा के मशवरे पर दुबई के घटिया तरीन होटल में ठहरे। हम कहीं और भी जा सकते थे, मगर बाबा ने अपने भाई का ख्याल करते हमें भी उसी होटल में ठहराया। मैंने काफ़ी शोर मचाया, मगर बाबा का ख्याल करते मैं भी चुप हो गई। शुरू से ही ये तय पाया था कि दुबई में एक वक्त का खाना एक खिलाएगा और दूसरे वक्त में दूसरा। मगर चचा ने क्या किया, मैं आपको क्या बताऊं। वैसे आपसे क्या पर्दा, जब हमारे खिलाने का वक्त आता तो चचा ये चीज़ें मंगवा कर खाते। उनके 6 बच्चों की अलग फरमाइशें, फिर मीठा, जूसेस, यानी हमारा फुल खर्चा। और जब उनकी बारी आती तो अपना गोल मटोल पेट पकड़कर बोलते, अरे पेट तो भरा हुआ है, कुछ हैवी खाने को दिल नहीं चाह रहा, कुछ हल्का फुल्का लेकर आता हूँ। और वो हल्का फुल्का 10 रुपए वाले चिप्स, लेस के 3 पैकेट, और साथ में जूस या सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, बल्कि पानी की छोटी वाली बोतल पकड़ा देते। ऐसे ही तो ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में मौजूद हुकूमत के लिए खड़े होकर तकरीर कर डाली थी कि कोई एथिक्स होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शायद चचा जैसे लोगों के लिए ही ख्वाजा आसिफ ने कभी ना मिटने वाले ये लाजवाल जुमले फरमाए हैं, जो ता क़यामत तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखे जाएंगे। मेरा भी दिल चाहा था कि दुबई के उस शॉप को मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट बनाकर चचा को यही सुनहरी हरूफ कहूँ, मगर बाबा के ख्याल से खामोश रही और दुबई में अपना दिल जलाती रही। चचा से गिफ्ट मांगा तो 3 छोटी सस्ती सी नेल पॉलिशेस पकड़ा दी, और उनके बच्चों ने बाबा से स्मार्ट वॉचेस, जूते, कपड़े, ज्वेलरी और ना जाने क्या क्या बटोरा। उस टूर के बाद मैंने तो कसम खा ली उनके साथ कहीं ना जाने की। इसी तरह इनायत खातून के साथ कहीं जाने से तौबा कर ली। इसलिए मैं घर में बैठी इनायत खातून के टीवी पे चलते सिंधी गाने सुन सुनकर अपनी तबीयत ख़राब कर रही थी। तभी ग्रे शर्ट और ब्लैक शॉर्ट में मलबूस जुनैद भी झूले पर आकर बैठ गया। जब से आँख लड़ी तुमसे, तब से नींद लगी नहीं है। जब से तुमने दिल में देखा, तब से दिल की तबीयत ठीक नहीं है। झूले के पास रखी कुर्सी पर पे टांग रखे, मैं घुटने पर कोहनी टिकाए, थोड़ी को हथेली पर रखी, एक उंगली अपने गाल पर आहिस्ता आहिस्ता मारते मौसीकी में गुम गाना एंजॉय कर रही थी। गाना अच्छा था, जब मेरी नज़र भटक कर जुनैद की तरफ गई, जो मुझे ही देख रहा था।
करते हो वार खोले वार, हम तो तुम पे वारे ओ प्यारे। बालों ने ऐसा डसा मुझे, किसी का ऐसा डंक ही नहीं है। एक लम्हा हमारी आंखें मिली। मैंने सटपटाकर टीवी की तरफ देखा और खुले बालों, नहा कर आई थी तभी बाल खुले थे, को समेट कर जूड़ा बनाने लगी। कमबख्त देख कैसे रहा है, मैंने सटपटाकर सोचा। वैसे कमबख्त की आंखें कितनी खूबसूरत है। क्या तुम्हें दिल का तारा कि तारे भी तक तक के थक गए। सजन बेचैन दिल को किसी भी वक्त चैन नहीं है। एक तो माहौल, दूसरा गाने का असर, फिर गाने की शायरी, फिर म्यूजिक, ऊपर से जुनैद के देखने के अंदाज ने मेरे कानों की लोएं तक सुर्ख कर डाली। कुनक्कियों से वो मुझे अब भी देख रहा था। हाँ, वो मुझे ही देख रहा था। मैं करंट खाकर खड़ी हो गई और तेज तेज कदमों से कमरे की तरफ भागी। अब मेरे कानों से धुएं निकलना शुरू हो गए थे। उस दिन के बाद मैं जुनैद से कतराती फिरती थी। जब वो लाउंज में बैठा होता था, मैं लाउंज पर कदम भी ना रखती। ना जाने क्यों उस दिन भी मैं टहल टहल कर बोर हो गई तो दरवाजे से झांक कर बाहर देखने लगी। हस्बे मामूल इनायत खातून झूले पे झूलती, सिगरेट की कश लगाती, KTN पे खबरें देख रही थी। मैं दुपट्टा संभालती आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अपनी मखसूस कुर्सी पर आकर बैठ गई। दोपहर का वक्त था। आपी और असद भाई शायद सो रहे थे। मैंने एक बात नोटिस की थी कि असद भाई जब भी घर होते थे तो इनायत खातून आपी को असद भाई के पीछे लगाए रखती। आम सासों की तरह खुद अपने बेटे के पीछे नहीं लगी रहती थी। हाउ स्वीट। सारे काम भले खुद करती थी। चाय खुद बनाती थी, कपड़े खुद धोती थी, इस्त्री भी खुद ही करती थी। मगर असद भाई और आपी के कपड़े खुद उनके कमरे में नहीं रखती थी, मगर आपी को बुलाकर उन्हें दे देती कि कमरे में रख दो। चाय बनाकर आपी को थमा देती कि असद को दे आओ। सुबह का नाश्ता बनाकर भी आपी को खड़ा कर देती थी और असद भाई को सर्व करने के लिए भी आपी को कहती। आम सासों की तरह काम करके जताती नहीं थी, ना ही बावर करवाती थी कि सारा काम मैं करती हूँ। असद भाई का बहुत सारा ख्याल रखती। उनके सामने न डस्टिंग, न झाड़ू, न चादरें झाड़ती। ये सारे काम वो उनकी गैर मौजूदगी में करती क्योंकि असद भाई को डस्ट एलर्जी थी। वो उनके आने से पहले सारा काम निपटा कर साफ सुथरी होकर आपी को साफ सुथरा करवा कर दोनों सास बहू आराम से बैठ जाती। असद भाई के आने के बाद खाना वाना खाकर वो आराम करते थे। अब तो लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर असद भाई घर में ही होते थे और अपने कमरे में ही आराम करते रहते। इनायत खातून खुद लाउंज में बैठी होती। कभी आपी आकर लाउंज में बैठती तो आपी को ये कहकर वापस भेज देती कि अंदर कमरे में जाओ, असद को अकेला ना छोड़ा करो, जैसे वो कोई बच्चे हों जो पलंग पे खेलते खेलते गिर जाएंगे। अगर वो वॉक करने नीचे जाते तो ज़बरदस्ती आपी को भी नीचे वॉक पर भेज देती। बकौल आपी के ये उनकी मोहब्बत थी, मगर बकौल मेरे वो किसी का अपने पास बैठना पसंद नहीं करती थी। शायद वो तन्हाई पसंद हो गई थी। मैंने एक बात नोटिस की थी कि उनके ख़ानदान में कचहरी करने का कॉन्सेप्ट नहीं था। न हंसी मजाक, न कह कहे, न कचहरी जो हमारे सिंधी कल्चर का हिस्सा है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद ये इस्लामाबादी बन गए थे, मगर मैं अभी भी लाड़कानी थी। मुझसे चुपचाप बैठा ही नहीं जा रहा था। आप दोपहर में सोती नहीं है? मैंने खबरों से उकताकर ऐसे ही इनायत खातून से बात शुरू की। डिफ़ी, तुम्हें यहाँ पर आए कितने दिन हो गए हैं? उल्टा इनायत खातून मुझसे पूछने लगी। है क्या अभी मुझे लाड़काना एक्सपोर्ट करने वाली है? इतनी जल्दी उकता गई है मुझसे? अभी तो महीना भी नहीं हुआ। मैं बड़बड़ाई। तुम्हें आए आज 28वां रोज़ है। लो जी, क्या हिसाब है? इनायत खातून ने तो एक एक दिन गिन रखा है। मगर कभी तुमने मुझे दोपहर में खर्राटे मारते हुए देखा है? अब मैं कोई शब्बीर तो थी नहीं, जो कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। मैंने सोचते हुए अपना सर ना में हिलाया। पता नहीं ये रात को भी सोती है कि नहीं। मैं मुसलसल बड़बड़ा रही थी क्योंकि मैंने उनको अक्सर रात को टांग पर टांग चढ़ाए चारपाई पे लेटा देखा है और हैरत अंगेज तौर पर टांगें हिलती भी ना थी। पता ही न चलता था कि जाग रही है कि सो रही है। कितनी दफ़ा रात को चाय पीने का मूड होता, पर मजाल है जो हिम्मत हुई हो। चाय का टाइम मखसूस था और उन टाइम के अलावा मजाल है जो कभी चाय बनी हो। आप थकती भी नहीं है? मैंने ऐसे ही पूछ लिया। बोरियत भी तो दूर करना थी। अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं, उन्होंने बड़े फख्र से कहा। अच्छा, आपको राइटर कौन सी पसंद है? मैंने हामिद वीर की तरह इंटरव्यू लेना शुरू किया। मुझे कभी किसी की कहानी अच्छी लगती है तो कभी किसी की।
उन्होंने सिगरेट का कश लगाते हुए शेख रशीद के स्टाइल में जवाब दिया। आपने निमरा अहमद को पढ़ा? मैंने तजस्सुस से पूछा। अभी तारीफों की पुल बांधेंगी? नहीं, उन्होंने मुझे मेरी ही बनाई पुल से नीचे फेंक दिया। उमैरा अहमद को तो जरूर पढ़ा होगा। मैंने शहादत वाली उंगली को नचाकर मजे से पूछा। नहीं, और मेरी शहादत की उंगली नीचे लटक गई। फरहत इश्तियाक? मैंने इश्तियाक से पूछा। वो कौन है? मैं 2 सालों से पढ़ रही हूँ, मगर मेरी नज़र से उसकी कोई तहरीर ही ना गुजरी। वो बेनियाजी से बोली। आपने जन्नत की पत्ती पढ़ा है? नहीं। नमल? नहीं। मुसहफ? नहीं। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम? नहीं। जो चले तो जहाँ से गुजर गए? नहीं। तो पढ़ा क्या है? मैं हस्बे मामूल बड़बड़ाई। यानी आपने कुछ नहीं पढ़ा? ना आपको सालार, सिकंदर, जहान, फारिस, साद, उमर किसी का कुछ नहीं पता है? ये कौन है? उनकी मासूमियत देखने वाली थी और मेरी अपने सर पीटने वाली। ओफ, तो आखिर आप पढ़ती क्या है? मैंने जिद होकर पूछा। मैं छोटे छोटे अफसाने पढ़ती हूँ। अब इतने बड़े बड़े नॉवल कौन पढ़े? 2-3 साल किस्तें चलती हैं। इंसान बीच में ही टपक जाए तो कब्र में पता ही ना चले कि अगली किस्त में हुआ क्या। अच्छा किया बता दिया। अब आप पढ़े। अगर आप मर गई तो मैं अगली किस्त सुनाने आ जाया करूँगी। मैं मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। तुमने सिलाई मशीन पढ़ी है? वो पूछ रही थी। नहीं। बूंद बूंद तमाशा? वो क्या था? 2 कौड़ी की औरत? वो कौन थी? मैंने 1 कौड़ी की औरत नहीं पढ़ी। आप 2 कौड़ी की बात कर रही हैं। सारसती? अभी तो मैं खुद सड़ी हुई हूँ। और सती गई तेल लेने। मैं झटके से उठ खड़ी हुई। डिफ़ी? मैं अभी मुड़ी ही थी कि उनकी आवाज़ पर पलट कर उन्हें देखने लगी। मैंने खाली घर पढ़ा है। उन्होंने ऐसे बताया जैसे मैं सुनकर नाचना शुरू कर दूंगी। उफ, मैंने अपना सर पीट लिया। ये घर भी किसी खाली घर से कम नहीं, और उस खाली घर का अवार्ड जाता है इनायत खातून को। इससे पहले कि मैं खाली घर के इस खाली लाउंज में चकरा कर गिरती, पैर पटकती अपने कमरे में घुस गई। आपी, ये सब क्या है यार? अगले दिन मैं एहसन खान बनी हार्पिक के ऐड की तरह आपी के कमरे में घुस गई थी। क्या हुआ? उन्होंने बिस्तर की चादर दुरुस्त करते हुए पूछा। यार, यहाँ ना कोई बात करने वाला है, ना कोई हंसने वाला, ना कोई कचहरी करने वाला, ना कोई सुनने वाला, ना कोई बोलने वाला, ना कोई घुमाने वाला है। यार, ये कैसा घर है? मैं धम से उनके बिस्तर पर बैठी। क्यों, अम्मी है ना? आपी ने मुझे हाथ से पकड़कर उठाकर कुर्सी पर टिका दिया। मैंने ये बात भी नोटिस की थी कि हर जगह एक साइड से हटकर एक अलहदा सी कुर्सी रखी हुई थी, जो फर्नीचर से किसी तौर में मैच ना होती थी, अलग होती थी। शायद वो इज्जत में सिर्फ मेरे लिए रखी गई थी। और जिस तरह अभी आपी ने मुझे बिस्तर से उठाकर उस कुर्सी पर पटका था, मेरा शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि ये 4 कुर्सियों का सेट था जो घर के 3 कमरों और एक लाउंज में रखी गई थी कि मैं खुदा ना खास्ता किसी के कमरे में चली जाऊं तो उन पर बैठ तशरीफ रख सकूं। मैं हूं ना? आपी ने शाहरुख खान की तरह कहा। आपको असद भाई से फुर्सत मिले तब ना? मैंने मुंह बनाया। तो अम्मी है ना? आपी बोली। हाँ, ये उन्हीं की बातों का रद्द-ए-अमल है जो मैं इतनी बेजारी से आपसे पूछ रही हूँ कि आखिर मैं करूँ क्या? मैं गुस्से में फट पड़ी। अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर सकती। ना सोफे पर बैठ सकती हूँ, ना झूले पे, ना चारपाई पे। अपनी पसंद का चैनल तक नहीं देख सकती। घर में नूडल्स बनाकर खाती थी, चिप्स बनाकर खाती थी, मूड पर चाय वक्त बेवक्त बनाकर पीती थी। यहाँ पर हर चीज़ पर पाबंदी है। ऐसा लग रहा है मैं इस्लामाबाद में नहीं, मकबूजा कश्मीर में आ गई हूँ, जहाँ इंडियन फौज का कब्जा है। बर्बरियत है, जुल्म है। बस मेरे रोने की देर थी। क्या हो गया है चंदा? किसी ने कुछ कहा है? आप ही परेशानी से बोली। यही तो रोना है, कोई कुछ कहता ही नहीं, अल्फाज ही नहीं किसी के पास। अम्मी की किसी बात को दिल पर ना लिया करो। वो जैसी भी है दिल की बहुत अच्छी है। सालों से उनका रूटीन सा चला आ रहा है और मैंने कभी बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शादी की रात वो मेरे कमरे में आई थी और बड़ी मोहब्बत से मुझे समझा रही थी कि असद, ये घर, असद की हर चीज़ तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। मैं आज हूँ तो कल नहीं, फिर तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। बस मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, चाहे तो एहतराम करो या ना करो। आप ही धीरे धीरे मेरे बालों में उंगलियां चला रही थी। क्या है वो ख्वाहिशें? मैं बोली तो आप ही मुस्कुराई।
वो असद की बीवी की, असद के बच्चों की खिदमत करना चाहती हैं। खिदमत नहीं, कब्जा। मैं हस्बे मामूल बड़बड़ाई तो आपी ने मेरे सर पर चपत लगाई। वैसे भी तुम्हारी आपकी सुकून से बैठी है, न काम का झंझट, न खाना, न बर्तन, न सफाइयाँ, न कपड़े, सुकून ही सुकून। और वो कितनी एक्टिव है, सारा काम करती है, सारा घर संभाला हुआ है। तुम सोचो। आप ही के कहने पर मैं आराम से सोचने बैठ गई। अगर ये सब काम मैं करूं? और मैं ख्यालों में आप ही को काम करता देखती रही थी। मैंने कुचैली, पसीने में शराबोर, बिखरे बाल, कभी बर्तन धोती हुई, पोछा लगाती हुई, बिल्कुल इंडियन फिल्म की किसी मामी चाची के जुल्म सहती हीरोइन की तरह। तुम सोचो। और मैं फिर फुर्सत से सोचने लगी, असद को भी संभालो। और मैं ख्यालों में आप ही को असद भाई को संभालते हुए देख रही थी। कभी वो उनकी नाक पोंछ रही थी, कभी उनका पसीना, कभी जूते पॉलिश करके दे रही थी, जो अब जुनैद करके देता था। नाश्ता बना रही है, कभी चीनी की जगह नमक डाल देती है। फिर असद भाई वही कप उठा के आप ही के मुंह पर फेंकते हैं। फिर आप ही साफ करके नई चाय बनाकर लाती हैं और असद भाई गुस्से में ऑफिस चले जाते हैं। फिर सारे दिन का काम करके रात को देर से जब आप ही थकी टूटी कमरे में आती तो असद भाई उनके होलिये की वजह से आप ही को धक्के देकर कमरे से निकाल रहे हैं और झूला झूलते इनायत खातून आप ही की हालत देखकर हंस रही हैं। फिर आप ही फर्श पे ही सोती नजर आ रही हैं। हाय आप ही, मैं चीखी। क्या हुआ? आप ही की आवाज़ पर मैं मुंह उठाकर उनको देखने लगी। जो वो ख्वाब में नजर आ रही थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। डाई किए हुए, स्टाइल में कटे बाल, लिपस्टिक से तैयार, निखरा चेहरा, खूबसूरत ड्रेसअप हुई, हाथों में सोने की 2 चूड़ियाँ जो असद भाई ने मुंह दिखाई पर दी थी, पहने हुए खड़ी थी और कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो मेरी हालत क्या होती, तुम सोचो। मैं फिर से सोचने बैठ गई। मासी सोहनी जैसी, पतली सूखी, गोश्त तो था नहीं, हड्डियां भी ना होने के बराबर। एक खाल थी जो हवा में उड़ती नजर आती रही थी तो पता चलता था कि इंसान है कोई। मैं जो ख्वाबों में मासी सोहनी के पास रानीपुर पहुंची हुई थी और उनकी लटकती खाल में झूला डालने का सोच रही थी कि आप ही की आवाज़ पर वापस इस्लामाबाद आ गई। तुम क्या चाहती हो, मैं मासी सोहनी बन जाऊं? अब आप ही मुझे घूर रही थी। सास बहू सीरियल में जब बहू को पता चलता है कि उसके पति परमेश्वर का देहांत, इंतकाल हो गया और बहू जिस तरह नहीं करती थी उसी अंदाज में चिल्लाई, नहीं। मैं पूरी फिल्म एक्ट्रेस शबनम बनी जज्बाती अंदाज में बोली, आप ही दे दे, सब दे दे इनायत खातून को, आंटी को, आप बस ऐसे ही रहे। मैं उनके हाथ पकड़कर बोली, तो देखो जो है वही बेहतर है। चलो अब जाकर रेस्ट करो, कुछ देर में खाना भी लगने वाला है। चलो शाबाश। मैं उठकर बाहर आई जब इनायत खातून झूला झूलते नजर आई। उनको देखकर बड़बड़ाई, इतनी बुरी भी नहीं है इनायत खातून। और वो मुझे देखकर घूरती हुई बोली, डिफ़ी तुम क्या कर रही हो असद के कमरे में? और असद कहाँ पर है? मैंने नासमझी से इनायत खातून को देखा। कुछ समझ ना आया तो मैं चिल्लाई, क्या असद भाई अंदर थे? मैंने अंदर झांका तो वाकई वो वॉशरूम से निकल रहे थे और मुझे देखकर मुस्कुराए, यानी वो सारी बातें सुन चुके हैं। मैं सर पर पैर रख कर भागी। मासी सोहनी, हाय बेचारी, हमारे नाना की साली थी। 2 बार शादी हुई, दोनों बार शौहर छोड़कर भाग गए। भागना कहाँ था बेचारों को, मर गए, औलाद भी ना हुई। और फिर वो अपनी बहन के घर यानी हमारी नानी के घर मुस्तकिल रहायश पजीर हो गई और बेचारी पर सारे घर की जिम्मेदारी आ गई। मेरी अम्मी और मामों को उन्होंने ही पाला था। हमारी नानी तो बस घूमने फिरने की शौकीन थी, ऐसे ही घूमते घूमते गुजर गई। लोगों ने नाना को तो बहुत कहा था कि वो मासी सोहनी से शादी कर ले, मगर उन्हें जल्दी मरने का शौक ना था। तभी नाना ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। मासी सोहनी के शौहर जल्दी जो मर जाते थे, मगर अल्लाह नाना को जन्नत नसीब करे, कुछ अरसे बाद ही वफात पा गए। हक हाँ, इससे अच्छा था शादी कर ही लेते। अम्मी की शादी के बाद जब मामू की ट्रांसफ़र कराची में हुई तो वो मासी को साथ ले गए और इस तरह वो उन्हीं के साथ रहती थी, सारा काम करती, उनके बच्चे संभालती। काम कर करके बेचारी कांटा हो गई थी। जब आपी ने भूली बिसरी मासी सोनी की याद दिलाई तो मैंने सोचा आपको भी तारुफ करवा दूं। KTN पे खबरें देखते, सिंधी गाने सुनते, अपने कमरे से गैलरी में और गैलरी से अपने कमरे तक के सफ़र करते कितने ही दिन गुजर गए। हफ्ते में रमज़ान शरीफ की आमद थी। लाड़काना में
मैं, बाबा, अम्मी, हम सब बड़े एहतमाम के साथ रोज़े रखते, इफ्तार का एहतमाम करते, खूब इबादतें करते। मगर इस बार इनायत खातून के आसरे पर रमज़ान पता नहीं कैसा गुजरने वाला था, क्योंकि वो ना किसी को कुछ पकाने देती है। हाँ सच्ची, आप ही ने पिछली बार बताया था कि वो इफ्तार में सिर्फ खाना खाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट। ये अंदरूने सिंध के शहरों में भी रिवाज था कि इफ्तार में बस खाना ही बनता है। लो जी, मेरे लिए मुसीबत बन गई। अब मैं कहाँ इतनी चटोरी जो छोले, दही, बड़े, पकोड़े इनके अलावा कुछ खाती ही ना थी, और कहाँ इनायत खातून सिवाय खाना बनाने के कुछ बनाती ही ना थी। मगर शुक्र कि जुनैद ने लड़ झगड़ कर इनायत खातून से, जी हाँ, हमारी इनायत खातून से ऐसा फैसला करवा दिया जो मैं तो 100% मानती हूँ उन्होंने होशो हवास में नहीं दिया होगा। दोपहर की बात है, जुनैद ने सारा घर सर पर उठा रखा था। अम्मी, इस बार समोसे पकोड़े बनेंगे तो ही रमज़ान इधर मनाऊंगा, वरना मैं गांव जा रहा हूँ। मैं कमरे से निकलकर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठकर दोनों फरीकैन की लड़ाई होते देखने लगी। कोई ज़रूरत नहीं अपने बाप और उसकी लाडली के पास जाने की, इनायत खातून ने जुनैद से कहा, और मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। कौन लाडली? मैं बोली, मगर मुझे सब इग्नोर करके फिर बहस करना शुरू हो गए। तो आप इजाज़त दे रही हैं कि इफ्तार में सबकी पसंद का ख्याल रखा जाएगा? जुनैद ने कन्फर्मेशन मांगी, मगर इनायत खातून बेनियाजी से बोली, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं सबकी फरमाइशों पर चीज़ें बनाऊंगी? हाँ, किसी को अपनी मर्जी से कुछ बनाना है बनाए, मगर मुझे मेरा किचन बिल्कुल साफ चाहिए और कोई बर्तनों को ग्लव्स के बगैर नहीं छुएगा। वो कहकर चली गई तो मैंने हैरान कुन नज़रों से जुनैद को देखा। ऐसा सड़ियल भी नहीं। तुम्हें कुकिंग आती है? मैंने अपनी बोरियत मिटाते हुए पूछा। हाँ, इतनी आती है कि अपने लिए पकोड़े वगैरह तल लूँ। वो झूले पर बैठता हुआ बोला और रिमोट से टीवी खोलने लगा। मैं भी कुकिंग कर सकती हूँ? मैंने पूछा तो उसने मुझे देखा। उफ, कैसी आंखें हैं उस बंदे की। मैंने टीवी की तरफ नजरें फेर ली। हाँ, कर लेना, मगर जो भी पकाना हो मेरे लिए थोड़ा बना लेना, वो कहकर टीवी के चैनल हटाने लगा। फिर मैं भी उठकर अपने कमरे में चली आई। शाम को असद भाई और इनायत खातून मुझसे छुपकर रमज़ान का सौदा सलफ लेने चले गए थे। मैं मुंह बिगाड़े चाय बनाने लगी। पानी के उबलने में कुछ वक्त था तो मैं बाहर की खिड़की की तरफ चली आई। जुनैद दूर किसी से मोबाइल पर बातें करता नजर आ रहा था। आप सोचते होंगे मैं जुनैद को इतना इग्नोर क्यों करती हूँ। ये मुझे खुद भी नहीं पता। सड़ियल लगता है, बल्कि है अच्छा भी है। जब मैं उधर आई थी तो मुझे नहीं पता था कि जुनैद भी साल से यही रह रहा है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। इन दिनों यूनिवर्सिटी बंद है तो सारा दिन या तो वॉक करता है या फिर किसी दोस्त को मिलने चला जाता है। आखिरी बार गाना सुनते जो मैं उससे एहतियात बरत रही थी वो अचानक पर ख़त्म हो गई थी। उबलकर पानी गिरा तो मैं स्टोव के पास भागी। जुनैद दाखिल हुआ। इफ़ी, मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना, वो कहता अपने कमरे में चला गया। इफ़ी, मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना। मैंने भी शक्ल बिगाड़ कर उसकी नकल उतारी। हाँ, नौकर बैठी हूँ ना। मैंने चाय तैयार की और 2 मगों में डाल ली, उन्हीं मगों में जिसमें जुनैद का नाम लिखा था और दूसरा डिफ़ी। जी, ये छठे दिन का इंकशाफ था कि इनायत खातून मुझे डिफ़ी कहती थी और ये नाम उनके लाडले जुनैद ने लिखा था। मैं अपना मग उठाती बालकनी में चली आई। मैं इस वक्त की चाय यहीं इसी 1 सीटर झूले पर बैठकर पीती थी। जुनैद भी चाय लेकर उसी बालकनी में आ गया था। चाय के लिए शुक्रिया। अपना मग होठों से लगाकर उसने चाय का सिप लिया। नाइस, वो सामने देखकर बोला, मगर मैं समझ गई थी कि वो मेरी चाय की तारीफ कर रहा था। हाय, ये अमीर लोग, तारीफ में भी कंजूसी। मैं बाहर देखती रही। फ्लैट के चारों तरफ बाउंड्री सी थी। फ्लैट्स के पीछे कच्ची आबादी थी जहाँ घरों की छतों पर कबूतरों के पिंजरे थे और बच्चे पतंगे उड़ा रहे थे। और छतों की हालत देखकर बिल्कुल लड़काना याद आ रहा था। वहाँ भी पिंजरे होते थे और सारा दिन बच्चे पतंगे उड़ाया करते थे। इस्लामाबाद में भी कच्ची आबादियाँ होती हैं। ये रावलपिंडी है। ये रावलपिंडी है? ये क्या बात हुई? मैं तो समझी ये इस्लामाबाद है। ये जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है ना, उसकी तरफ इस्लामाबाद है, इस तरफ रावलपिंडी है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे रूड हैं जैसे इस्लामाबाद में होते हैं। मैंने ठंडी आह भरते कहा, हाय, यहाँ पर तो हाशिम कारदार रहता है।
जुमर, फारिस हमारा सादी पता नहीं कहाँ रहते होंगे। वो तो इस्लामाबाद में रहते होंगे और हम इधर रावलपिंडी में। मैं मुसलसल बड़बड़ाती रही। ये कौन लोग हैं? तुम्हारे रिश्तेदार हैं? जुनैद ने सुन लिया था, तभी पूछ रहा था। ऐसे हाई फाई क्लास के लोग मेरे रिश्तेदार? मैंने मुंह बनाकर कहा। मेरे तो वही रिश्तेदार हैं, एक फुप्पो जकिया विद फैमिली और दूसरे चचा गुलाम शब्बीर विद फैमिली। मैं फिर बड़बड़ाई। अच्छा, मुझे याद आया, बैरिस्टर दानियाल तुम्हारा कज़न है ना? वो हमसे लहजे में बोला। ये कौन है? मैं हैरान हुई। तुम्हारे चचा का बेटा। वो बोला तो मुझे याद आया। अच्छा, वो आपको कहाँ मिला? एक दोस्त के पास मिला था, सुना है बड़ा मशहूर बैरिस्टर है। जुनैद का ये कहना था तो मैं जोर से हंसी। वो मामू, बड़ा बैरिस्टर। कौन मामू? वो तो कज़न है ना तुम्हारा। नहीं, वो मामू है मेरा। ऐसे थोबड़े कज़न कहलाने के लायक नहीं। कज़न तो होते हैं मोहब्बत दिल पे दस्तक में मोईद, जुहा, अम्माद, नवीन, अनस, जिनको इंट्रोड्यूस करवाते बंदा फख्र भी करे। अब ये भी कोई कज़न है? उसको याद करते ही मुझे झुरझुरी सी आ गई। है? क्या मतलब? वो वाकई तुम्हारा कज़न नहीं? जुनैद ने आंखें फैलाई। हाँ, है तो कज़न ही मेरा। मैंने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। जब से उसकी बड़ी बहन की शादी हुई है, उसके बच्चे हुए हैं और फिर उन बच्चों ने उसको मामू कहना शुरू किया है, तो मैंने भी उसे मामू ही कहना शुरू कर दिया। मैंने मक्खी उड़ाते हुए उसे बताया, अगर मैं उसे मामू ना बनाती तो कब का उसने रिश्ता भेज दिया होता। मैं फिर बड़बड़ाई। बड़बड़ाना मेरी आदत है ना। अमेजिंग, उसे मामू बनाने पर किसी ने ऐतराज़ नहीं किया? वो बोला। नहीं, मेरी किसी बात पर कोई ऐतराज़ नहीं करता, क्योंकि मैं थोड़ी वक्री टाइप की लड़की हूँ। तुम भाभी से बहुत मुख्तलिफ हो। वो बहुत संजीदा मिजाज है। संजीदा और आप ही? मैंने आंखें फैलाई। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? असद भाई, इनायत खातून, आंटी, आप सब किस मिजाज के हैं? आप ही संजीदा मिजाज आप लोगों के साथ रहकर हो गई हैं, वरना कोई नहीं थी वो संजीदा मिजाज। मैं बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। हाँ, पता नहीं क्यों हम आम लोगों की तरह कचहरी वगैरह नहीं करते, हंसते बोलते भी नहीं। जुनैद ने कंधे उचकाते हुए एतराफ़ किया था। क्यों? मैं पूरा उसकी तरफ घूमकर पूछने लगी। हर नॉर्मल इंसान हंसता है, बोलता है, बातें करता है। शायद हम नॉर्मल ही नहीं हैं, उसने संजीदगी से कहा। ये क्या बात हुई? तुमने कभी कच्ची मिट्टी से बर्तन बनते हुए देखे हैं? उसने बालकनी की ग्रिल पर कोहनियाँ टिकाकर नीचे झुकते हुए पूछा। मैं ना समझी में उसे देखने लगी। कुम्हार जब एक कच्ची मिट्टी का लोथड़ा उठाकर फिरकी पर रखता है तो ये उसके दिमाग में होता है कि उसे उस मिट्टी को क्या बनाना है। ख्वाह वो कोई बर्तन बनाएगा, प्याला बनाएगा। असद भाई बहुत लाड प्यार, अम्मी की बेइंतहा तवज्जो और मोहब्बत से पले बढ़े, तो उनके हिसाब से जो उनके अंदर खामियां रह गई, वो खामियां दूर करने के लिए मुझे फिर उसके बिल्कुल उलट तरीके से पाला गया। और हम दोनों के अंदर जो खामियां रह गई, ये वही हैं जो तुम्हें संजीदा दिखाई दे रही हैं। इसी वजह से ना कभी हमारे दोस्त बने, ना बनाए। हमारा सारा वक्त घर में ही गुजरता था। स्कूलों कॉलेजों के बाद भी हम घरों में ही होते थे। ये कोरोना तो अब आया है, मगर हमारी ज़िंदगियों में कोरोना तो हमेशा से था। ना कोई हमारे पास आता था, ना हम किसी के पास जाते थे। और इसकी वजह थी अम्मी, जो हद से ज़्यादा सफाई पसंद थी। असद भाई की नाजुक मिजाजी की वजह से बाबा ने मुझे अम्मी से अलग कर दिया था। मैं ज़्यादातर बाबा के साथ या फुप्पो के साथ रहता था। फिर एक दिन मैं बीमार हो गया। अम्मी लड़ झगड़ कर मुझे फुप्पो के घर से ले आई। फिर मेरी रूटीन भी असद भाई की तरह होती चली गई। हम बॉयल पानी के अलावा कुछ नहीं पी सकते, अम्मी के अलावा किसी और का नहीं खा सकते। आम बच्चों की तरह अम्मी को गले नहीं लगाते, वो बिना कहे ही सारी फरमाइशें पूरी कर देती है। बचपन से ही जो रूटीन चली आ रही थी, आज तक वही चली आ रही है। ना हमने बदलने की कोशिश की, ना ही कभी बदलने की ज़रूरत पड़ी। जुनैद आहिस्ता से कह रहा था और मैं पूरी तवज्जो से सुन रही थी। अभी मैं कुछ कहती कि असद भाई की गाड़ी सामने रुकी। जुनैद मुझे मग थमाकर नीचे सामान उठाने चला गया और मैं मग पकड़ती अंदर भागी। इससे पहले कि इनायत खातून मुझे अपने बेटे से बातें करती देखती या किचन का हाल देखती, मैंने मग धोकर एक तनकीदी निगाह से किचन देखा। सब सेट था।
मगर इनायत खातून आते ही वो चिल्लाई, हाय मेरा किचन। वो तेज कदम उठाती उस दाव पर आई जो इतनी दूर खड़े उन्हें नजर आ गया था, मगर पास खड़े मुझे न नजर आया। पहले दिन ही इतना कचरा फैला दिया। इनायत खातून जरा से चाय के दाग को कचरा बोल रही थी। मैंने टिश्यू पेपर से वो दाग साफ किया। इतना सा दाग तो था, कैसे मुंह भर के कचरा कह दिया। मैं फिर बड़बड़ाई, अल्लाह अल्लाह करके मुनीबुर रहमान एंड कंपनी को चांद नजर आ गया था और वो टीवी पर बैठे ऐलान कर रहे थे, चलो शुक्र है आज पहला रोज़ा है। इनायत खातून ने टीवी से सुनकर ऐलान किया था और उन्हें सबको चांद दिखने की मुबारकबाद दी। आपको भी चांद मुबारक, मैंने भी कह दिया। जल्दी जल्दी सबको खाना वाना खिलाकर इनायत खातून ने आपी और असद भाई को सुलाने भेज दिया और जुनैद को भी, कि सहरी पे भी उठना था और मुझे भी नाचार अपने कमरे में जाना पड़ा। इनायत खातून के खौफ से हम लेट तो गए थे, मगर मैडम नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। अब ज़रूरी तो नहीं, हमारी तरह नींद भी इनायत खातून के खौफ से हमारी आंखों में उतर जाती। करवटें बदल बदल कर जब नींद नहीं आई तो मैं उठकर बैठ गई। बाहर आकर देखा तो सब वाकई सो रहे हैं। वाह भाई, इनायत खातून का रौब। मैं हस्बे मामूल बड़बड़ाई और कमरे में आ गई। गांव में तो हम सारी रात जागते थे, व्हाट्सएप पे बातें करते थे, फिर सहरी करके सोते तो असर में उठते तो सुकून से रोज़ा भी गुजर जाता। अभी यहाँ पर पता नहीं क्या होने वाला था। मैं तकिया मुंह पर रख कर फिर बड़बड़ाई, डिफ़ी उठो। अभी अभी आंख लगी थी और इनायत खातून मुझे उठाने पहुँच गई थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। मुझे होश में लाने के लिए इनायत खातून बोली, उठो लड़की, 10 मिनट रह गए हैं सहरी में। इनायत खातून कहती चली गई। पहले तो मुझे कुछ समझ ही ना आया। जहन पर जब 10 मिनट लगा तो मैं हड़बड़ा कर उठी और बाहर आई तो मेरी आंखें फट गई। सारे नहाए साफ सुथरे आराम से सहरी कर रहे थे। आय हाय डिफ़ी, नहा कर नहीं आई? मुझे ऐसे ही उठकर आता देख कर इनायत खातून ने कहा, तो मैंने सर खुजाया। नहा कर आना था? अब तो देर हो गई है, तुम कम अज कम हाथ मुंह तो धोकर आओ। मैं मुंह बनाकर हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठी। अभी 3-4 निवाले ही लिए थे कि सायरन बज गया। जल्दी जल्दी गर्म चाय के 2-3 घूंट भरकर हलक तक जल गया। ऐसा अफरा तफरी में रोज़ा रखा गया था। असद भाई और जुनैद कमरे में नमाज पढ़ने चले गए। आपी भी चली गई। इनायत खातून बर्तन वगैरह समेटने लगी। मैं वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे सोने लगी। मेरा बस ना चल रहा था कि टेबल के ऊपर ही लेट कर सो जाऊं। फिर इनायत खातून की आवाज़ ने मुझे जगाया, आय हाय डिफ़ी, तुम लोग डाइनिंग टेबल पर ही सो जाते हो क्या? यहाँ पे डाइनिंग टेबल पर सोने का रिवाज नहीं है। तुम अंदर जाकर सो और कल से आधा घंटा पहले उठना और नहा कर आना। मैं बमुश्किल आंखें खोलकर उन्हें देखने की कोशिश कर रही थी। आय हाय डिफ़ी, क्या हुआ है? वो मेरे कंधे हिलाती रह गई, मगर मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। आय हाय, इस लड़की का तो पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया है। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे कमरे में छोड़ आई और बिस्तर पर लेटते मैंने उनकी बड़बड़ाहट सुनी। आजकल की लड़कियों के लिए रोज़ा तो बस भूख हड़ताल है, ना नमाज ना तिलावत। बस सारा दिन सोते रहो, खाली पेट रहो, शाम उठो और इफ्तारी कर लो। फिर पता नहीं कब मेरी आँख खुली। मैं उठते ही नहाने गई। नहा कर बाहर आई तो इनायत खातून अपना शुगल फरमा रही थी। जी, बीड़ी पी रही थी और साथ उनकी बहू यानी आपी कुर्सी पर बैठी सेब खा रही थी। हैं? मैंने आंखें पटपटाई। रोज़ा खुल गया और आपने मुझे उठाया भी नहीं। मैं धम से अपनी इकलौती कुर्सी पर बैठी। अभी तो टाइम है इफ्तार में। आपी ने सेब का पतला खा आपी आराम से सेब का पतला खाती हुई बोली, आपने रोज़ा नहीं रखा? मैंने हैरानी से पूछा। इस हालत में कैसे रख सकती हूँ रोज़ा? आपी बोली तो मैंने इनायत खातून को देखा जो अब भी अपनी बीड़ी पीने के शुगल में मसरूफ़ थी। रावलपिंडी में अलाउड है क्या रोज़े में बीड़ी पीना? मैंने आपी से पूछा। इन्होंने भी रोज़ा नहीं रखा, आपी ने आहिस्ता से बताया। इनकी हालत को क्या हुआ? मैंने आंखें फाड़ी। ओहो, आपी ने आंखों ही आंखों में मुझे तंबीह की। इनायत खातून गाना सुनने में मस्त थी। तो इन्होंने भी नहीं रखा रोज़ा? तो मुझ गरीब का क्या कसूर था जो मुझसे रखवाया? मैंने तो सही तरह से सहरी भी नहीं की थी। मैं रूहान सी होकर बोली। आय हाय अनादिया, डिफ़ी की हालत तो पहले रोज़े पर ही टाइट हो गई है, आगे के रोज़े में इसकी क्या हालत होगी?
इनायत खातून मेरी हालत देखकर बोली, नहीं अम्मी, ये तो पूरे रोजे रखती है, बस बोर हो गई है तभी ऐसी हो गई है। अनादिया आपी ने सेब खाते हुए जवाब दिया। हाँ तो लाड़काना में कौन से शामियाने लगी होती है, ईरानी सर्कस लगा होता है, ढोल ताशे बज रहे होते हैं, जो यहाँ बोर हो गई है। इनायत खातून ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा, और मैंने शिकायती नजरों से आपी को देखा था। अब मैं इनको सर्कस में जाने वाली लगती हूँ, वो भी ईरानी। मैंने तो जिंदगी में एक बार ही वो सर्कस देखा है, फिर हेरा फेरी फिल्म में, या फिर पढ़ा है, जो करे तो कोहे गिरा थे हम, नॉवल में। बेचारी सारा ऊपर से गिरकर अपने हिड्डे गुड्डे तुड़वा देती है। हाय बेचारी सारा। इन 5-6 रोज़ों में मेरी हालत बड़ी ख़राब थी। कभी मैं कुर्सी पर सो रही होती तो कभी डाइनिंग टेबल पर। पहले तो 1-2 दिन पकोड़े समोसे बने तो खाना किसी ने ना खाया और ज़ाया हो गया, तो इनायत खातून ने पकोड़ों, समोसों और चाट को बनाने पर पाबंदी लगने की ब्रेकिंग न्यूज़ दे डाली। दिल बुरा हुआ, मगर मैं और जुनैद बर्दाश्त कर गए। फिर इनायत खातून सबको जल्दी सुला देती तो मुझे भी ज़बरदस्ती सोना पड़ता। फिर कच्ची नींद में न सहरी ढंग से कर पाती, फिर सारा दिन बैठी सड़ती। फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया और अब कब से बैग में बंद लैपटॉप को निकाला और सारी रात फिल्में देखने का प्रोग्राम बनाया। इसका फ़ायदा ये था कि मैं सहरी तक जागती और फिर पुरसुकून से सहरी करके आराम से सोती। इसीलिए मैं आज एनाबेला देख रही हूँ। अल्लाह गारत करे ऐसी फिल्में बनाने वालों को, कुछ होता नहीं इनको। एक तो अंधेरा, ऊपर से रात। ये तो शुक्र था कि हल्की हल्की रोशनी शीशों की खिड़कियों से आ रही थी, जिसकी वजह से कमरे में माहौल थोड़ा रोशन रोशन सा था। मैं कानों में हैंड फ्री डाले मज़े से फिल्म में डूबी हुई थी। नज़रों के सामने बड़ा कोई खौफनाक मंजर था। लंगड़ी लड़की के सामने एनाबेला डॉल अचानक से आ जाती है और वो लंगड़ी अपनी जान बचाने की खातिर व्हील चेयर पर बैठती है। सामने दरवाजे पर काला धुआं सा हर सू बिखर जाता है। वो कुर्सी पर बैठ के बटन दबाती है जिससे कुर्सी सीढ़ियों के नीचे जाए। क्योंकि बच्ची लंगड़ी है, वो खुद सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती, तो उसके लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जिससे ये कुर्सी उस बच्ची को नीचे ले जाए। वो लड़की बड़ी हिम्मत और जुर्रत से उसके बटन दबा रही थी, मगर वो कुर्सी हिलने का नाम नहीं ले रही थी। हाँ, ऐसे मौक़ों पर ये चीज़ें काम नहीं करती। हाँ, मैं बड़बड़ाती सीन में घुसी। अब लड़की वाकई डरी हुई थी। उसे शायद याद आ गया था कि बेल्ट लगाने तक वो कुर्सी शायद ना हिलेगी, कि तभी वो जल्दी जल्दी बेल्ट लगाने लगी। बेल्ट लगाकर वो बटन दबाने लगी तो कुर्सी हिली और सीढ़ियों से नीचे चलने लगी, आराम आराम से। चलो शुक्र है जान बची। मैं फिल्म देखने के साथ साथ बड़बड़ा रही थी। लड़की ने सुख का सांस लिया, कुर्सी नीचे जा रही थी। लड़की अपनी हड़बड़ाने की वजह से हाँफ रही थी। गहरे गहरे सांस लेते वो नीचे जा रही थी। लड़की ने आसपास देखा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। एक तो डरावनी फिल्मों में इतना अंधेरा जरूरी है जो कुछ नजर ही ना आए। मैं बड़बड़ाती रही। लड़की सुख का सांस लेती नीचे आ रही थी कि तभी बीच सीढ़ियों पर कुर्सी रुकी और मैं बड़बड़ाई। हाँ, रुकना जरूरी था ना बहुत। लड़की ने परेशानी से बटन दबाए, मगर इस साकिन कुर्सी ने हिलने की जरूरत ही ना की। तभी कुर्सी ने हरकत की, मगर ये नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रही थी। मेरा सांस नीचे का ऊपर आ गया। लड़की ने बटनों को दबाया कि कुर्सी रुककर वापस नीचे जाए, मगर कोई फायदा ना हुआ। कुर्सी वापस ऊपर जा रही थी। उस लड़की ने सीढ़ियों के ग्रिल के ऊपर बने लकड़ी के कुत्ते को पकड़ लिया, मगर वो कुर्सी के जोर से टूट गया। लड़की बेयकीनी से उस टूटे लकड़ी के कुत्ते को देख रही थी कि तभी उस लड़की ने सीढ़ियों के ऊपर एनाबेला डॉल की परछाई देखी थी और मेरे कंधों पर किसी ने हाथ रखा था। वो लड़की भी उस डॉल को देखकर चीखी थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं भी अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके चीखी थी। और फिर अंधेरे में साई को भी देखा, जो मुझे चीखता देखकर खुद भी चीखा था। मैंने हड़बड़ाकर हैंड फ्री अपने कानों से निकाले और बेड के एक कोने की तरफ हो गई। आए हाय डिफ़ी, क्या हो गया? मैं हूँ, डरा दिया मुझे। इनायत खातून खुद डर गई थी और साथ मुझे भी डरा दिया था। इनायत खातून? मेरा मतलब खातून आंटी आप? मैं बेयकीनी से उनको देख रही थी, जो स्विच खोलकर अब कमरे में उजाला कर चुकी थी। ये इतनी रात को क्या कर रही हो? क्यों चीखती फिर रही हो? वो लड़ाका औरतों की तरह मेरे सर पर आ गई थी। आप अचानक से आ जाएंगी तो मैं चीखूंगी ही ना। क्या काम है? सहरी का टाइम हो गया।
मैंने सामने घड़ी की तरफ देखा, जिसमें साफ पता चल रहा था कि सहरी खत्म होने में अभी घंटे से ज्यादा का वक्त पड़ा है। हाँ, तुम जाकर नहाओ, फिर आओ सहरी करने। मैं ना देखूं तुम ऐसे ही उठकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, वो कहती दरवाजे से बाहर चली गई। हाँ, 4 दिन से उठाने नहीं आ रही थी, आज फिल्म देख रही हूँ तो घंटा पहले उठाने बल्कि डराने आ गई है। मैं सर झटक कर अपनी फिल्म के आखिरी 10 मिनट खत्म करके नहा के सहरी करके नमाज पढ़ के अब सो रही हूँ, और कसम से कितने दिनों बाद मुझे सुकून की नींद आ रही है। लो भाई, जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। सारी रात फिल्में देखकर मैं सहरी करती, फिर सारा दिन सोती रहती। इफ्तार में इनायत खातून की जैसी तैसी बनाई इफ्तारी करके मैं फिर सारी रात फिल्में देखने के अपने शुगल में मसरूफ हो जाती। एक आदत बन गई थी कि हर बार इनायत खातून मुझे सहरी के लिए बुलाने आती, मैं नहाकर चली जाती। मगर उस दिन ना जाने क्या हुआ, मैं इंतज़ार ही करती रह गई, मगर इनायत खातून मुझे उठाने ना आई। मेरा ध्यान फिल्म में था। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो मेरी सिट्टी गुम हो गई। सहरी के वक्त को ख़त्म हुए 5 मिनट गुजर चुके थे। मैंने फिल्म स्टॉप की तो कानों में अजान की आवाज़ भी आना शुरू हो गई। मैं हड़बड़ा कर उठी और दुपट्टा संभालती बड़बड़ाई, यानी मेहमान को बिना सहरी के रोज़ा रखवाया जाएगा। मैं मुंह बनाती बाहर आई, मगर ये मंजर आम दिनों से बहुत मुख्तलिफ था। इनायत खातून तो खुद घोड़े गधे बेच कर सो रही थी। मैंने दूर से उन्हें देखा तो मुझे लगा शायद मैं ख्वाब में हूँ, क्योंकि इनायत खातून मतलब हमारी इनायत खातून फजर की अजान हो गई है और मुझे सोई हुई नजर आ रही है। मैंने अपने बाजू पर जोर से चुटकी ली, मगर मुझे जोर से ही चुटकी लगी। मतलब मैं ख्वाब नहीं देख रही थी, बल्कि ये हकीकत थी। मेरे दिमाग की किसी गोशे में पहला ख्याल ये आया कि खुदा न खास्ता कहीं। मैं हल्के हल्के कदम उठाती इनायत खातून की तरफ चली आई। वो बेसुध सो रही थी। मैंने उनके चेहरे का जायजा लिया, कोई हरकत नहीं थी। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वह ऐसी बेहरकतीन कैसे सो सकती थी। मैं उनके कान के ऊपर ऐसे बड़बड़ा रही थी। जब इनायत खातून के जिस्म में हल्की सी हरकत हुई तो मुझे सुकून हुआ कि वो खुदा न खास्ता वाला काम नहीं है। मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूं। सहरी तो निकल चुकी थी, इनायत खातून भी ठीक ठाक थी, मगर फिर भी मुझे कुछ गलत लग रहा था। तभी मैं कुछ सोचती जुनैद के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने कमरे पर दस्तक दी, मगर अंदर से कोई आवाज़ ना आई। मैंने दरवाजे का नॉब घुमाया और अंदर झांका। एक वजूद चादर डाले ख्वाब खरगोश में मशगूल था। मैं उसकी तरफ बढ़ाई, मुझे समझ ना आया उसे कैसे जगाऊं। मैंने हल्की आवाज़ में जुनैद पुकारा, मगर वो बेसुध सोया हुआ था। हिम्मत करके मैंने उसके हाथ को छुआ कि तभी वो हड़बड़ा कर उठा। कौन है? मुझे देखकर उसने गहरा सांस लिया। हाँ तुम, क्या हुआ? इफ्तार, मेरा मतलब है सहरी का वक्त हो गया है। वो आंखें मलता मुझे देखकर कह रहा था। जी, सहरी का टाइम तो हो गया, अजान भी हो गई। मैंने उससे थोड़ा दूर होते कहा तो वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। ये बताने के लिए तुमने मुझे उठाया है? मैं अभी भी आधी नींद में था शायद। मैंने मुंह बना लिया। अजान हो गई है, इनायत खातून नहीं उठी। मैं बड़बड़ाई, मेरा मतलब इनायत खातून आंटी अभी नहीं उठी। क्या मतलब नहीं उठी? वो खिड़की की तरफ जाकर पर्दा हटाने लगा। यही तो बात है, आंटी नहीं उठी अभी तक। मुझे टेंशन हो रही है। 2 महीने हो गए हैं मुझे आए हुए, मगर मैंने कभी उन्हें फजर तक सोते नहीं देखा। हमेशा फजर से पहले ही उठकर शोर करना शुरू कर देती हैं। मैं हड़बड़ाकर पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। चलो चल कर देखते हैं। मैं भी उसके पीछे कमरे से निकली। जुनैद ने इनायत खातून का हाथ पकड़ा। वो वाकई गुनूदगी में हल्का हल्का कुछ बोल रही थी, मगर मुझे और जुनैद को भी सही समझ नहीं आ रहा था। मैं चालाक हूँ ना। फौरन से एक बात मेरे जहन में आई तो मैंने जुनैद से कहा, जुनैद, आंटी को हाथ ना लगाओ। आंटी को शायद कोरोना लगा है, तुम्हें भी लग जाएगा, फिर मुझे भी, फिर असद भाई को भी, फिर आप ही को भी, फिर हम सब मर जाएंगे। मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओहो, तुम चुप करो, जुनैद मुझे बोलते देखकर बोला कि तभी असद भाई कमरे से निकले। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह? असद भाई मुझे देखकर बोले तो मैं शर्मिंदा हो गई। भाई, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। जुनैद ने हाथों में ग्लव्स पहने थे। असद भाई इनायत खातून की तरफ बढ़ते चले आए। फिर यही हुआ कि इनायत खातून को अस्पताल ले जाया गया। उनके लाख मना करने के बावजूद कोरोना के टेस्ट हुए और उन्हें मेरे कमरे में लाकर बंद कर दिया गया।
वो तो लाख मना करती रही कि उन्हें कोरोना नहीं है, मगर असद भाई ने उनकी एक ना सुनी और क्वारंटाइन में भेज दिया। अब सारा दिन मैं बौखलाई बौखलाई फिर रही थी, पता नहीं मुझे भी हो गया हो। इनायत खातून जो इतनी साफ सुथरी रहती थी, मतलब इतनी एहतियात करती थी, फिर भी उनको कोरोना लग गई। मतलब मैं सोच सोच कर झुरझुरी लेती रही, ज़रूर मुझे भी लग गई होगी। मैंने यही सोचते घर में हंगामा शुरू कर दिया कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, वापस लड़काना जाना है। मगर आप ही की हालत के पेश नज़र मैं ये भी ना कर सकी। क्वारंटाइन में इनायत खातून गई तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर आ गई। इनायत खातून कमरे में बैठी मुझे हुक्म देती और मैं उनके हुक्म को पाए तकमील पर पहुंचाती। रोज़े की हालत में पहले दिन ही इतने काम करके मेरा तो सर ही घूम गया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने सोचा था इनायत खातून जाए और आप ही का ढेर सारा मैं ख्याल रखूं। मगर मेरी तौबा, जो आइंदा ऐसी कोई फजूल किस्म की दुआएं की मैंने तो। फिर एक चीज़ अच्छी हो गई, इनायत खातून जो किसी के हाथ का कुछ नहीं खाती थी, अल्लाह ने उन्हें मेरे हाथ का खाना नसीब किया। सारे दिन काम कर करके मैं इफ्तार की बाद में सो गई। आप सोच रहे होंगे कहाँ, क्योंकि मेरे कमरे में तो इनायत खातून थी। हाँ जी, मैं और आप ही उनके कमरे में सोए और असद भाई और जुनैद एक साथ जुनैद के कमरे में। रात की पता नहीं किस पहर इनायत खातून ने सहरी के लिए कमरे से ही आवाज़ देना शुरू कर दी। मैं सोचती हूँ, काश कोरोना में इनायत खातून का मुंह भी बंद हो जाता तो कितना अच्छा होता। फिर वही उठकर सहरी बनाई, फिर सारे काम किए। मुझे तो 2 दिनों में ही इनायत खातून की कद्र हो गई। इस उम्र में भी ये भरा पूरा घर कैसे संभाल लेती है, माशाल्लाह। अल्लाह बस जल्दी इन्हें ठीक कर दे, आमीन। कल सारा दिन कमरे में रह रहकर इनायत खातून को पता नहीं क्या हो गया था, जो अगले दिन ही उन्होंने जुनैद का निकाह कराने का सोच लिया। मैंने छुपकर इनायत खातून, आपी और असद भाई की बातें सुन ली थी। उन्होंने आपी को एक लड़की ढूंढने पर लगा दिया था और वो ये भी कह रही थी, पता नहीं वो जिंदा रहेंगी कि नहीं, तो वो जुनैद का फ़र्ज़ पूरा करना चाहती है ताकि वो अली गौहर और असद भाई की फुफ्फो के हाथों चढ़कर अपनी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद न कर दे। और भी बहुत सी ब्लैकमेलिंग वाली बातें की जो अमूमन घर के बुजुर्ग करते हैं। तो असद भाई और आप ही मान गए। मैंने भी दिल में सोच लिया, फ्लैट में जितनी लड़कियां हैं उन सबको देखकर जुनैद के लिए लड़की पसंद करके आप ही को बताऊंगी। मैं खुश थी कि चलो अच्छी मसरूफियत मिल गई। ये अलग बात है कि कामों से फुर्सत नहीं मिल रही थी। यही सोचती मैं जल्दी जल्दी काम वगैरह निपटा कर अभी बालकनी में खड़ी हुई थी। इफ्तार में अभी बड़ा टाइम पड़ा था, शॉप भी खुली थी। मैं दही लेने के बहाने शॉप पर जाने का सोच रही थी। हिम्मत करके सीढ़ियों पर पहुंच गई जब मेरे सामने मेरी पहली मोहब्बत आ खड़ी हुई थी। मैं उसे देखकर रुक गई, मेरा सांस उसे देखकर रुक गया। क्या स्टाइल था, क्या वक़ार था, क्या अट्रैक्शन थी उसकी। मेरा पहला इश्क। आपको तो पता है मुझे लैंड क्रूज़र के अंदर बैठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, पर इसमें जो बंदा था, क्या उसकी पर्सनालिटी थी। कोई पुलिस के बड़े ओहदे पर फाइज, भरा पूरा जिस्म, अट्रैक्टिव शख्सियत और किसी डिज़ाइनर की डिज़ाइन करदा वर्दी में मलबूस। इस अफसर को देखकर मुझे पहला ख्याल उमर जहांगीर का आया। मैं उन्हीं ख्यालों में गुम थी जब मेरा पैर फिसला और मैं सीधा जा गिरी। और बुरा तो ये हुआ, वही पुलिस वाला मेरे पास चला आया, मुझे सहारा देकर उठाया। मैंने खुद को संभाला, वो हल्का तबस्सुम बिखेर कर चला गया और मैंने खुद को बड़ी मलामत दी। लानत हो डिफ़ी, कितना अच्छा मौका था, सारा ऑपरेशन इस पर ख़राब कर दिया। मैं बड़बड़ाती शॉप की तरफ चली गई। वैसे डिफ़ी कहने में कितना अच्छा है ना, डिफ़ी। मैं हंसी। शुरू में तो जब इनायत खातून मुझे इफ़ी की जगह डिफ़ी कहती तो मेरा हलक तक कड़वा हो जाता था, मगर अब कितना अच्छा लगता है ना। मैं शॉप पर पहुंच चुकी थी, अपनी ज़रूरत का सामान लेकर बाहर निकली और घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में 4-5 लड़कियां नजर आईं, मगर 3 के मुंह पर मास्क लगा था और उनके चेहरे सही तरह नजर नहीं आ रहे थे। और जो 2 थी उन्हें देखकर तौबा तौबा, सारा मूड खराब हो गया। 4-5 दिन पुराने ट्राउजर्स, मैली ढीली शर्ट्स, उरिया बाजू, और ना ही पूछे हमारा जुनैद अब इतना गिरा पड़ा भी नहीं जो इन एलिट क्लास की लड़कियां ब्याह कर लाए। मैं अंदर आई और इफ्तारी की तैयारी करने लगी। इतनी देर में असद भाई भी ऑफिस से आ गए और उनके साथ 2 और लोग भी थे। अल्लाह माफ़ करे, ना जाने कैसे कैसे लोग हम मासूमों का दिल जलाने आ जाते हैं। जी, शाम तक अली गौहर साहब। नहीं, उनका अपना घर है, वो जब चाहे आए।
मगर ये जो उनके साथ नाज़नीन आई थी ना, उनकी बात कर रही हूँ। बिला वजह मेरा दिल जलाने आ गई थी। नाज़नीन असद भाई की छोटी फुप्पो की बेटी है, बिल्कुल उनकी कॉपी। अब भले साफ चमड़ी हो, मगर खूबसूरत तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अपने नाम की तरह नाज़नीन और नाजुक मिजाज है, मगर मुझे उसकी आंखों में साफ मक्कारी नजर आ रही थी, जैसे किसी बहुत बड़े मकसद के लिए आई हो। मगर मैं भी कम मक्कार नहीं, पता लगा कर रहूंगी। असद भाई ने इनायत खातून की तबीयत के बारे में अली गौहर साहब को बताया। वो सीधा इस्लामाबाद चले आए उस नाज़नीन को लेकर। मगर ये तो मुझे इफ्तार के बाद पता चला कि अली गौहर साहब जुनैद की शादी उस नाज़नीन से कराने का इरादा रखते हैं। फुप्पो भी कैसी मीसली थी, इनायत खातून की देखभाल का बहाना बनाकर जुनैद को अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी बेटी को इतना दूर भेज दिया था। मैं भी काफ़ी समझदार हूँ, तो मैंने भी जानते बूझते उसे किसी काम को हाथ न लगाने दिया। ना काम करेगी, ना किसी को अपनी खिदमत गुजारी से गर्विदा करेगी। आखिर इफ़ी हूँ मैं भी। ये रात जैसे तैसे गुजर गई। अली गौहर की आमद फिलहाल इनायत खातून से छुपा ली गई थी। आखिर 2 साल से नाराज़गी थी। अली गौहर साहब इनायत खातून की तबीयत का सुनकर अपनी नाराज़गी भुलाकर चले आए थे, मगर असद भाई अभी इनायत खातून को परेशान कुन हालात में घिरा नहीं देखना चाहते थे। तभी उनसे ये बात छुपाई गई थी, मगर कब तक छुपती। अगली सुबह ही सहरी में इनायत खातून को मालूम हो गया और सीधा कमरे से निकल आई। असद, क्यों बताया तुमने उन्हें? कितना सुकून था जब नहीं थे, तो अब क्यों हमारा सुकून तबाह करने चले आए हैं? इनायत खातून चिंगारती हुई कमरे से निकली। अम्मी, आप क्यों निकल आई? अंदर जाए अपने क्वारंटाइन में। असद भाई जो सहरी में मसरूफ थे, उन्हें आता देखकर उठे। मैं समझ गई, आज भी सहरी झगड़े की नजर हो जानी है। अरे हटो, कुछ नहीं हुआ मुझे, चंगी भली हूँ। अभी इनकी लाडली की दुआओं में इतना दम नहीं जो मैं मरूं। जुनैद भी इनायत खातून के सामने चला आया। अम्मी, आप अंदर चले। जुनैद इनायत खातून को पकड़कर अंदर ले जाने लगा, मगर इनायत खातून भी जिद्दी बनी खड़ी रही। अब क्या करने आए हैं ये? पूछो ना इनसे। वो तेजी से बोली तो अली गौहर साहब आराम से बोले, जुनैद की शादी करवाने आया हूँ। ये सुनकर सबकी सिट्टी गुम हो गई। कुछ पल खामोशी के बाद इनायत खातून ने कहा, अपनी छोटी बहन की इस झिंगरे बेटी के साथ। वो जैसे ताई चाह रही थी। हाँ, वो आराम से बोले, मैं किसी लंगड़ी, लूली, अंधी, कानी, बहरी, गूंगी, यहाँ तक कि किसी माजूर से भी करवा दूंगी। अगर वो पढ़ी लिखी हो, इसका इलाज खुद करवा दूंगी, मगर किसी जाहिल से नहीं, जिसने 5 क्लासें भी वो मुश्किल पढ़ी हो। तो नाज़नीन का ख्याल आप दिल से निकाल ही लें। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर इनायत खातून बोलती कमरे में चली गई। सहरी का वक्त बस ख़त्म होने वाला था, तो मैंने हल्की फुल्की सहरी की। बाकी सारे उठकर चले गए। 2 दिनों में ये घर चिड़ियाघर का लुक दे रहा था। रमज़ान भी अपने आखिरी दिनों में था। इस बार रमज़ान भी जल्दी गुजर गया था। काम वगैरह में मैंने रमज़ान भी गवा दिया था। न जाने फिर अगले साल ही रमज़ान नसीब होगा कि नहीं। मैं हल्का फुल्का रंजीदा थी। इनायत खातून और अली गौहर साहब ने फिर कोई बातचीत ना की थी। मैं सारा दिन काम करती रहती। अली गौहर साहब चारपाई पर लेटे सिंधी गाने सुनते और बैठे कश लगाते। वैसे तो इनायत खातून की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी, मगर डिफ़ी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। इनायत खातून अली गौहर साहब के आने के बाद काफ़ी खामोश हो गई थी। आपी की ज़चगी का वक्त भी करीब था, ईद भी करीब थी। अजीब सा माहौल हो गया था। एक तो ये नाज़नीन जो सारा दिन बाहर जुनैद के साथ घूमती फिरती, मेरा दिल अलग जलाती थी। मुझे आए 2.5 महीने हो गए थे, मगर मैं गिन कर 2 बार बाहर गई होंगी। मगर वो नाज़नीन पूरा जुनैद की फरागत का फ़ायदा उठा रही थी। जो मुझे घूमना था, सब वो घूम चुकी थी, और इसमें गलती भी मेरी थी। मैंने सोचा उसे काम वगैरह नहीं करने दूंगी, ताकि ये किसी को अपना गर्विदा ना कर सके, मगर वो काम ना करके बोरियत का बहाना बनाकर बाहर घूमती रहती। 100 बार बद्दुआएं दे चुकी थी कि मनहूस को कहीं से कोरोना लग जाए और वो वापस चली जाए, मगर कहाँ लगती है मेरी बद्दुआएं। So listeners, this was the end of the मैं मोहब्बत और तुम सेकेंड एपिसोड। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।